सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपनी कोई कुदरती दौलत नहीं, जहां लोगों के पास रहने खाने तक के लाले पड़े हुए थे, वो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कैसे बन गया? तो चलिए, सिंगापुर की इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ वो सिंगापुर था जो गरीबी और अपराध का दूसरा नाम बन चुका था, और दूसरी तरफ आज का सिंगापुर है जो दुनिया भर में तरक्की की एक मिसाल है। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा देश जिसे आज़ादी किसी तोहफे की तरह नहीं बल्कि एक सज़ा की तरह मिली, उसने अपनी ही किस्मत को पूरी तरह से कैसे बदल डाला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, सिंगापुर की कहानी शुरू होती है उसकी लोकेशन से। ये मलक्का स्ट्रेट पर बसा है, जो सदियों से पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता रहा है। और बस इसी वजह से ये हमेशा से बड़ी बड़ी ताकतों की नज़रों में रहा। इस कीमती जगह पर कब्जा करने के लिए एक तरह से होड़ मची हुई थी। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और आखिरकार 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपनी पकड़ बना ली। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अंग्रेजों को मतलब था तो सिर्फ बंदरगाह से होने वाली कमाई से। शहर के अंदर क्या हो रहा है, समाज किस हाल में है, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। और नतीजा, सिंगापुर बुराइयों का एक अड्डा बन गया। अफीम, जुआ, इंसानी तस्करी और सरेआम होने वाले अपराध, ये थी उस दौर की असलियत। और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिंगापुर के सामने अब करो या मरो वाली हालत थी। उस छोटे से सिंगापुर को ये एहसास हो गया था कि वो अकेला इस दुनिया में टिक नहीं पाएगा। इसलिए एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में उसने अपने बड़े पड़ोसी मलेशिया के साथ हाथ मिलाया और एक देश बनने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि शायद यही बचने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 2 साल के अंदर ही दोनों के बीच राजनीतिक और नस्लीय मतभेद इतने बढ़ गए कि मलेशिया ने सिंगापुर को अपने देश से ही बाहर निकाल दिया। सोचिए, ये एक ऐसी आज़ादी थी जो सिंगापुर ने कभी मांगी ही नहीं थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री ली क्वान यू के लिए ये किसी निजी हार से कम नहीं था। जब वो देश को ये खबर दे रहे थे तो कैमरे के सामने ही रो पड़े। उनके वो आंसू इस बात का सबूत थे कि ये आज़ादी कोई जश्न नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं हुईं। ठीक इसी नाजुक मौके पर ब्रिटेन ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी सेना वापस बुला रहा है। मतलब अब सिंगापुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसी की नहीं थी। सिंगापुर अब अकेला था, टूटा हुआ था और पूरी तरह से असुरक्षित। बस इसी करो या मरो वाले पल में प्रधानमंत्री ली क्वान यू और उनकी टीम ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिससे न सिर्फ सिंगापुर को बचाया बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका मिशन साफ था और 3 हिस्सों में बटा था। पहला, नस्ल और धर्म में बटे हुए समाज को जोड़कर एक सिंगापुरी पहचान देना। दूसरा, सरकार से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। और तीसरा, बिना किसी कुदरती संसाधन के एक आर्थिक चमत्कार करके दिखाना। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम था एकता लाना। उस वक्त कोई भी खुद को सिंगापुरी नहीं कहता था। कोई कहता था मैं चीनी हूँ, कोई मले, तो कोई भारतीय, और ये सब लोग अपने अपने इलाकों में रहते थे। ली क्वान यू जानते थे कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले इन अदृश्य दीवारों को तोड़ना होगा। अब इसके लिए सरकार ने कुछ बहुत ही बोल्ड और क्रांतिकारी कदम उठाए। बड़े बड़े पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए और ये कानून बना दिया गया कि हर बिल्डिंग में अलग अलग नस्ल के लोग एक साथ रहेंगे। कम्युनिटी स्कूल बंद करके ऐसे सरकारी स्कूल खोले गए जहां हर बच्चा एक साथ पढ़े। साथ ही 4 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ताकि हर समुदाय को ये महसूस हो कि ये देश उनका भी है। दूसरा मिशन था भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप लगाना। ली क्वान यू का मानना था कि विदेशी कंपनियां और तरक्की तभी आएगी जब देश की बुनियाद भरोसेमंद हो, और इसके लिए भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता था। मतलब जीरो टॉलरेंस। अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CPIB को पूरी छूट और बहुत ज्यादा ताकत दी गई। ये एजेंसी इतनी पावरफुल थी कि किसी भी मंत्री या अफसर से पूछताछ कर सकती थी और ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े ताकतवर लोग भी कानून के शिकंजे में आ गए।
तो एक एकजुट समाज और एक साफ सुथरी सरकार के साथ अब बारी थी तीसरे और सबसे बड़े चैलेंज की, यानी अर्थव्यवस्था की। सिंगापुर के पास बेचने के लिए न तेल था न कोई खनिज। उनके पास थी तो सिर्फ एक चीज, उनकी मेहनत और उनका दिमाग। तो उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सीढ़ी थी जिस पर सिंगापुर एक एक कदम ऊपर चढ़ा। पहले उन्होंने टैक्स हॉलिडे यानी टैक्स में छूट देकर विदेशी कंपनियों को बुलाया ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। फिर वो साधारण मैन्युफैक्चरिंग से हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़े। इसके बाद उन्होंने खुद को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाया और आज वो दुनिया की सबसे कीमती प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। और पता है इस स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल हैरान कर देने वाला। 1970 आते आते सिंगापुर की अर्थव्यवस्था हर साल लगभग 14% की रफ्तार से बढ़ रही थी। ये उस समय की दुनिया की औसत ग्रोथ से करीब 3 गुना ज्यादा था। जी हाँ, आर्थिक चमत्कार की कहानी शुरू हो चुकी थी। तो दशकों की जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? आज का सिंगापुर आखिर है कैसा, और इस कामयाबी के पीछे क्या कोई कीमत भी चुकानी पड़ी है? देखिए, आज सिंगापुर अपनी साफ सफाई और सख्त कानूनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ च्युइंग गम बेचना मना है, पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश करना जरूरी है और कूड़ा फेंकने पर तो भारी जुर्माना लगता है। कुछ लोगों को ये जरूरत से ज्यादा सख्ती लग सकती है, लेकिन सिंगापुर के लिए ये उस अनुशासन की कीमत है जिस पर देश की तरक्की की नींव टिकी है। और इस अनुशासन का फल क्या मिला? ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। आज सिंगापुर में रहने वाला हर छठा इंसान एक मिलियनेयर है। जी हाँ, ये उसी स्वर्ग का सबूत है जिसे अनुशासन, मेहनत और एक दूर की सोच से बनाया गया है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 2 सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, और दूसरी, सारे मतभेदों को पीछे छोड़कर एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना। यही वो 2 बुनियादें हैं जिस पर सिंगापुर की कामयाबी की शानदार इमारत खड़ी है। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिंगापुर की कामयाबी का ये फॉर्मूला कोई और देश भी अपना सकता है, या फिर ये एक ऐसा चमत्कार था जो सिर्फ एक खास वक्त, एक खास जगह और एक असाधारण लीडर की वजह से ही मुमकिन हो पाया? एक ऐसा चमत्कार जिसे शायद फिर कभी दोहराया नहीं जा सकता।